नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। कल से शुरू होगी चारधाम यात्रा। बाबा केदार की मूर्ति उखीमठ से केदारनाथ के लिए रवाना। 2 मई को बाबा केदार और 4 को बद्रीनाथ के खुलेंगे कपाट। उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा, पोकलैंड मशीन से हो रहा खनन, इन्हें राजनीति संरक्षण प्राप्त। बीजेपी के विधायक की थी शिकायत। हल्द्वानी में कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। एसडीएम और नगर आयुक्त ने की कार्रवाई। भारी मात्रा में नकली पेय पदार्थ बनाया जा रहा था। उत्तराखंड में किक्षा में आधा दर्जन बदमाशों ने पेट्रोल पंप की डकैती की। 2 कर्मचारियों से 70 से 80 हजार की लूट को दिया अंजाम। पुलिस ने टीम बनाकर तलाश की शुरू। उत्तराखंड में 1 मई से बदलेगा मौसम। बारिश और तेज हवाओं को लेकर अलर्ट। चारधाम यात्रा पर पड़ सकता है असर। और अब खबरें विस्तार से। बाबा केदार की मूर्ति को रुद्रप्रयाग जिले में स्थित उसके शीतकालीन प्रवास स्थल उखीमठ से सोमवार को फूलों से सजी एक डोली में केदारनाथ मंदिर के लिए रवाना किया गया। केदारनाथ मंदिर के कपाट 2 मई को श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। हर साल गर्मियों में केदारनाथ के कपाट खुलने से पहले यह रस्म निभाई जाती है। सर्दियों में कपाट बंद होने के बाद बाबा केदार की मूर्ति को उखीमठ के ओमकारेश्वर मंदिर ले जाया जाता है और वहीं उनकी पूजा की जाती है। भारतीय सेना के बैंड की भक्तिमय धुन और बाबा केदार के जयघोष के बीच डोली इस पंचमुखी उत्सव मूर्ति को लेकर केदारपुरी के लिए निकली। ज्योतिर्लिंगम मुदित मनसा नौमि केदारनाथम। आज भगवान श्री केदारनाथ जी की चल विग्रह डोली अपने कैलाश धाम के लिए प्रस्थान करेगी और देश विदेश से यहाँ पे भक्त लोग आए हैं। सब में बहुत उत्साह है, स्थानीय लोगों में सब। और 2 मई को प्रातःकाल अमृत वेला में भगवान श्री केदारनाथ जी के कपाट सभी भक्तों के लिए खोल दिए जाएंगे। जय बाबा केदार, हर हर महादेव। व्यवस्थाएं यात्रा के लिए पूर्ण हो चुकी है और जो मतलब दुकानें वगैरह होती हैं, जो श्रद्धालुओं के लिए रास्ते में टेंट वगैरह की व्यवस्था होती है, जीएमबीएन का काम है, वो सब पूर्ण हो चुका है। और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं, जैसे पानी की व्यवस्था, इस बार जो वाटर एटीएम्स वगैरह नहीं लगाए जा रहे हैं और रास्ते में जो है रास्ते ठीक कर दिए गए। पैदल रास्ता पूरा जो क्षतिग्रस्त हो गया था वो पूर्ण ठीक कर दिया गया है। देखिए, मंदिर समिति इस बार बहुत बृहत इस व्यवस्था कर रही है। हमारी गेस्ट हाउस चाक चौबंद है। इवन कि हमने इस बार एक ग्रीन यात्रा का कॉन्सेप्ट लेकर हम लोग चले हैं। जो प्रसाद जो है जूट की बैग में दिया जाएगा और जो रुद्राभिषेक होता है वो बैग में दिया जाएगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। उस प्रसाद को घर ले जाएंगे। और साथ ही साथ एक नई चीज़ हम लोगों ने किया है कि जो प्रसाद है वो पोस्ट ऑफिस के साथ हमने एक MOU किया है और वो 72 घंटे के भीतर पूरे हिंदुस्तान में स्पीड पोस्ट के माध्यम से पहुँच जाएगा। और 140 कंट्री में अगर वो मंगाना चाहते हैं तो विश्व के 140 कंट्री के साथ भी हमारे प्रसाद का टाई अप हुआ है। चारधाम यात्रा के लिए हरिद्वार से पहला जत्था रवाना। हरिद्वार के माया देवी मंदिर से गूंजे जयकारे। श्रद्धालुओं के पहले दल ने भरी चारधाम की ओर आस्था की उड़ान। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली से आए श्रद्धालु हुए रवाना। ट्रेवलर्स कारोबारी भी भूले नहीं समाये। हरिद्वार में रौनक और उल्लास का माहौल। प्रदेश सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए पूरी की कड़ी तैयारियां। सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य सुविधा तक के सब इंतजाम। 30 अप्रैल से विधिवत शुरू हो रही है यात्रा, लेकिन आस्था के पहले काफिले ने हरिद्वार से खोल दी श्रद्धा की राह। हरिद्वार बना देश भर के श्रद्धालुओं का संगम स्थल। माया देवी के प्रांगण से निकली आस्था की पहली रथ यात्रा। चारधाम की ओर बढ़ते कदम। भक्तों के चेहरे पर दिखा टूट विश्वास और अदम्य उमंग।
वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहिरा ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक संरक्षण के कारण ही प्रदेश में अवैध खनन हो रहा है। हाल ही में ताजा मामला विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान का देखने को मिला है, जिसमें वह ट्रैक्टर ट्रॉली को रोककर खड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पोकलैंड मशीन से नदियों में खनन हो रहा है, जिससे उच्च राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। रात में यमुना में भारी पुलिस बल तैनात हो जाता है, जो खनन करने वालों को सुरक्षा मुहैया करवाता है। उत्तराखंड में खनन नीति के तहत उप खनिज चोगान की अनुमति दी जाती है, लेकिन वर्तमान सरकार की शह पर नदियों में चोगान के बजाय मशीनों से खदान किया जा रहा है। करण माहिरा ने कहा कि उप खनिज चोगान के दौरान 3 फीट गहराई तक ही उप खनिज निकाला जाता है, लेकिन इन दिनों यमुना में पोकलैंड मशीन से 10 से 12 फीट तक खुदाई की जा रही है। आसपास की कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। उन्होंने यमुना में पोकलैंड मशीन से किए जा रहे खनन पर रोक लगाने की मांग राज्य सरकार से की है। खनन को लेकर आम आदमी में भी चर्चा है, बहुत भ्रष्टाचार हो रहा है और त्रिवेंद्र रावत जी इसको 2 बार लोकसभा में उठा चुके हैं और अब मुन्ना सिंह चौहान जी ने इस मामले को उठाया। आपको याद होगा लगभग 1 साल पहले हम लोग भी विकास नगर में धरने में बैठे थे और तभी भी इस तरह की शिकायतें आ रही थी। ये शिकायतें तक है कि जो मार्ग बंद रहता है अमूमन, उससे हिमाचल की भूमि से भी रेता खोद के उत्तराखंड लाया जा रहा है या यहाँ का रेता दूसरी जगह भेजा जा रहा है। तो ये गंभीर विषय है। ये रेवेन्यू का लॉस भी है, हमारी नदियों का नुकसान भी है, हमारी प्रकृति का नुकसान भी है और कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और मुन्ना सिंह चौहान जी को अगर खुद उतरना पड़ा, बीजेपी के विधायक, बीजेपी के सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री अगर इसमें उतर रहे हैं तो मामला तो गंभीर है ही और जनता में इसकी चर्चा भी है, इसलिए भी ये गंभीर विषय है। वहीं उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर लगातार सवालिया निशान उठते रहे हैं, कभी विपक्ष के द्वारा तो कभी सत्ता पक्ष के ही जनप्रतिनिधि के द्वारा यह सवाल उठाए जाते हैं। पिछले दिनों पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में अवैध खनन को लेकर गंभीर सवाल उठाए थे। ऐसे में एक बार फिर भाजपा विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भी खुद अवैध खनन वाले क्षेत्र में जाकर वाहनों को पकड़ा है और पुलिस प्रशासन से उसकी शिकायत भी की है। उनका यह वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। इसका कारण है कि विधायक जी खनन वाले क्षेत्र में जाकर और कई जगह फोन करने के बावजूद भी 1 घंटे तक पुलिस का इंतजार करते रहे। यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस अधिकारियों ने इसका संज्ञान लेकर चौकी प्रभारी और 2 सिपाहियों को लाइन हाजिर जरूर किया है, लेकिन विधायक के कई फोन करने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने तत्परता न दिखाते हुए अपने आप को सवाल के घेरों में खड़ा कर दिया है। नहीं, देखिए, शासन को देखना चाहिए, स्थानीय प्रशासन को भी देखना चाहिए कि जनता के प्रतिनिधि हैं। विधायक अगर कोई बात कहता है तो उसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए और यदि कोई अवैध खनन जैसा विषय वहाँ पर चल रहा है तो उसको लेकर गंभीरता बरतनी चाहिए। मैंने पहले भी कहा था कि सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और यदि इस प्रकार कोई हो रहा है उस पर सख्ती से निपटना चाहिए। मुन्ना सिंह चौहान सामान्य विधायक नहीं है, बहुत सीनियर विधायक हैं, 91 में विधायक रहे, उत्तर प्रदेश के सदन के भी सदस्य रहे, हमारे यहाँ भी वर्तमान में लगातार वहाँ पर सदन के सदस्य हैं। उनका एक बड़ा ऑरा भी है और अनुभव भी है। मैं समझता हूँ जो भी परिस्थितियां होंगी मुन्ना सिंह जी स्वयं निपट लेंगे, इतना मुझे उन पर विश्वास है। देश के स्कूली सिलेबस में एक बड़ा बदलाव किया गया है। एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की नई किताबों से मुगलों और दिल्ली सल्तनत से जुड़े सभी संदर्भ हटा दिए गए हैं। अब इन पुस्तकों में भारतीय राजवंशों की गाथाएं, पवित्र भूगोल और सरकारी अभियान जैसे मेक इन इंडिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को शामिल किया गया है, जिसको लेकर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता का कहना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूलों में मुगल शासन के विषय में जो पढ़ाया जाता है अब उसे हटाया जाएगा और अब पुस्तकों में भारतीय राजवंशों की गाथाएं, पवित्र भूगोल, 4 धामों के विषय में पढ़ेंगे, जिससे बच्चे भारतीय संस्कृति के विषय में जागरूक होंगे। देखिए, ये बहुत ही हर्ष का विषय है कि अब की बार ये हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हम बच्चों के, नौनिहालों के, हमारे जो मुगल शासन के बारे में जो पढ़ते थे उसको पूरी तरीके से हटाने की बात करी गई है। अब हमारे बच्चे मुगल शासन के बजाय महाकुंभ के बारे में पढ़ेंगे और भारतीय राजवंश के बारे में पढ़ेंगे,
शुंग के बारे में पढ़ेंगे, मगध मौर्य के बारे में पढ़ेंगे और चारों धाम के बारे में पढ़ेंगे, हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी कवायद करी गई है और जो कि काफी ज्यादा सराहनीय है, जो कि हमारे बच्चों के आने वाले भविष्य के बारे में बहुत ही अच्छी पहल है। इससे बच्चे हमारे भारतीय संस्कृति के बारे में अवेयर रहेंगे। हल्द्वानी गोजलाली क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एसडीएम राहुल शाह और नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने गुप्त सूचना के आधार पर एक नकली रसना और छोटे बच्चों के लिए ड्रिंक बनाने वाली अवैध फैक्ट्री पर छापा मारा। फैक्ट्री से भारी मात्रा में नकली पेय पदार्थ, पैकिंग के लिए उपयोग की जाने वाली पॉलिथीन और हानिकारक केमिकल बरामद किए। इस फैक्ट्री में तैयार किए जा रहे नकली ड्रिंक्स में इस्तेमाल होने वाला केमिकल बच्चों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक पाया गया। मौके पर जब अधिकारी पहुंचे तो अवैध तरीके से उत्पादन और पैकिंग का सिलसिला जारी था। एसडीएम राहुल शाह ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और फैक्ट्री संचालकों के दस्तावेजों और सत्यापन की भी जांच करवाई जा रही है। नगर आयुक्त ऋचा सिंह ने कहा कि इस तरह की अवैध गतिविधियों से न केवल कानून का उल्लंघन हो रहा है बल्कि मासूम बच्चों की जान भी खतरे में डाली जा रही है। गौरा जाली के पास लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि छोटे बच्चों के लिए छोटे छोटे जूस के और आइसक्रीम के पाउच बना के बेचे जा रहे हैं, जो पूर्णतः अवैध रूप से बनाए जा रहे हैं। मौके पे जांच में इसकी पुष्टि हुई है और कई प्रकार के फ्लेवर के ये बना रहे हैं जिसमें आपके ऐसे केमिकल यूज किए जा रहे हैं जो खाने योग्य नहीं है, जो फूड ग्रेड के नहीं है। तत्काल प्रभाव से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जा रही है और जो अवैध रूप से एक घर के अंदर संचालित हो रहा है, जिसमें कि बिजली का कनेक्शन भी घरेलू है, पानी का कनेक्शन भी घरेलू है। इसके अलावा जो जूस में इनके द्वारा पानी उपयोग में लाया जा रहा है वो पानी भी आपका कोई लैब टेस्टेड नहीं है, कोई फिल्टर्ड वाटर यूज नहीं है। तो उपरोक्त अनियमितताओं की दिशा में कार्रवाई करते हुए सीज करने की कार्रवाई की जाए। प्रशासन को सूचना प्राप्त हुई थी कि यहाँ गौराजाली में एक अवैध रूप से फैक्ट्री संचालित की जा रही है जिसमें एक जूस फ्रूटी जैसा ही कुछ बनाया जा रहा है और छोटे छोटे पाउच आप लोग देख सकते हैं बनाया जा रहा है। जब इसको चेक किया गया तो कोई लाइसेंस यहाँ पर नहीं है। इन्होंने उस पर लिखा हुआ है कि आरओ वाटर, और जबकि इनके द्वारा एक सिंपल जो पानी की सप्लाई होती है उसको यूज़ किया जा रहा है। केमिकल मिलाया जा रहा है जिसको सर्च करके जब देखा गया तो प्रथम दृष्टया वो डिटर्जेंट जैसा लग रहा है। तो इस तरीके से ये बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ वाली चीज़ यहाँ पर बना रहे हैं, जिसको लेकर यहाँ पर इसमें कड़ी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने इसमें खाद्य विभाग की टीम के माध्यम से इसको जो चालानी कार्रवाई है, जो FIR है या जो सील करने की कार्रवाई है, सभी को। खबरों की तरफ, कश्मीर में आतंकी हमले के बाद उत्तराखंड में रेड अलर्ट जारी किया गया। वहीं रुड़की के पीरान कलियर में भारी संख्या में पुलिस फोर्स ने सघन चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान पुलिस फोर्स ने रैन बसेरे, झुग्गी झोंपड़ी और होटलों को खंगाला। वहीं सघन चेकिंग टीम ने SP देहात के नेतृत्व में 6 टीमें सघन चेकिंग कर रही हैं। वहीं इस दौरान कई संदिग्ध लोग मिले जिनको हिरासत में लिया गया। वहीं सर्च अभियान के दौरान लोगों के आधार कार्ड चेक कर संदिग्धों की पहचान के लिए आबादी क्षेत्रों में बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। SP देहात शेखर चंद्र सोवाल ने कहा कि बड़ा सघन चेकिंग ऑपरेशन अभियान चलाया जा रहा है जिसमें 20 से अधिक संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिसमें कई लोगों के पास आधार कार्ड भी नहीं थे। फिलहाल ऑपरेशन अभियान जारी है। देखिए, अभी काफ़ी सारी फोर्स इकट्ठा करने के बाद एक सघन अभियान हमने चला रखा है सुबह से वेरिफिकेशन का। इसमें बेसिकली हम उन लोगों को टारगेट करेंगे, उन लोगों को पूछताछ करेंगे जो बिना ID के या गलत ID के साथ यहाँ पे रह रहे हैं। पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं कि यहाँ पर लोग बाहर से आकर के आपराधिक किस्म के लोग भी यहाँ अपनी आइडेंटिटी छुपा करके रहते, तो हमने काफ़ी सारे लोगों को अभी डिटेन कर रहे हैं, उनसे पूछताछ करेंगे, उनके वाजिब कार्ड, उनका पूरा बैकग्राउंड चेक करने के बाद अगर कहीं कुछ खामी मिलते तो आगे लीगल कार्रवाई भी करी जाएगी। सर, अभी तक कितने लोग हिरासत में लिए गए हैं? अभी करीब 12-13 लोगों को हमने आइडेंटिफाई कर लिया जिनके पास प्रॉपर प्रपत्र नहीं है या गलत आधार कार्ड प्रतीत होता है। अभी उनकी प्रॉपर डिटेल से चेक करने के बाद तब आगे हम लीगल कार्रवाई लेंगे। वहीं किच्छा कोतवाली क्षेत्र में नेशनल हाईवे किनारे स्थित पेट्रोल पंप पर आधा दर्जन बदमाशों ने धावा बोलकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। बदमाशों ने तमंचे के बल पर इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर तैनात 2 कर्मचारियों से 70 से 80 हजार की लूट को अंजाम देते हुए पुलिस को खुली चुनौती दी। जैसे ही घटना की जानकारी कोतवाली पुलिस को लगी, वैसे ही टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। पंप पर हुई डकैती की वारदात CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपियों की धरपकड़ में जुटी हुई है।
कल रात्रि करीब 11:30 बजे के बाद की घटना है। 2 बाइकों में कुछ लोग आए और लालपुर में जो पेट्रोल पंप है वहाँ के सेल्समैन से कैश उनका छीन के ले गए। उनके पास थे तो इनके फोटो और वीडियो प्राप्त हो गए हैं और इनको ढूंढकर इनका पता रसी करेंगे हम लोग और जल्दी इनको इनके सही जगह पे इनको पहुंचाएंगे। जिला मुख्यालय रुद्रपुर के गल्ला मंडी में 2 व्यापारियों के हुए डबल मर्डर की घटना में हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर किसान नेता तजेंद्र सिंह विक्र ने कोतवाल मनोज रतूड़ी से मुलाकात की। इस दौरान तमाम लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ ही घटना में शामिल अन्य लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की है। इस दौरान पुलिस ने पीड़ित पक्ष परिवार को सुरक्षा दिलाने की मांग उठाई। किसान नेता तेजेंद्र सिंह ने बताया कि जेसीबी लेकर प्लानिंग के साथ भूमि पर कब्जा करने का प्रयास तथा विरोध करने पर फायरिंग की घटना से जनता में भय का माहौल कायम हो गया है। कहा कि शहर के बीचों बीच हुई 2 घटना और लोगों की हत्या से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा जल्द ही अगर इस घटना का खुलासा नहीं हुआ तो रणनीति तैयार कर आंदोलन किया जाएगा। तो तत्काल को बचना चाहिए, तुरंत गिरफ्तार होने चाहिए और जो इसके अलावा जो जिनको 302 में तो नेम्ड हैं, नेम के अलावा भी 2 लोग हैं जिनको पहचाना नहीं गया उनको भी, और जो है डीवीआर और साक्ष्य जो है किसी तरीके से डिलीट ना हो जाए उनको तत्काल कब्जे में लेकर परिवार को भरोसा दिलाया जाए, परिवार को सुरक्षा, क्योंकि परिवार इस समय भयभीत है। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर सिख प्रतिनिधियों के लोग मिले हैं और मांग की है कि उनकी गिरफ्तारी 24 घंटे में होनी चाहिए और कोतवाल साहब ने आश्वासन दिया कि हम तत्काल कार्रवाई करेंगे। एफआईआर हो गई है, पोस्टमार्टम हो रहा है और जल्दी ही अपराधी सलाखों के पीछे होंगे। नहीं होंगे तो आने वाले समय में बड़े स्तर पर कॉल दी जाएगी और फिर जो है घेराव किया जाएगा। खटीमा में न्यायालय के आदेश पर 1.5 माह पूर्व किशोरी के साथ में सामूहिक दुष्कर्मों के मामले में 4 आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। शादी में जा रही किशोरी से 4 युवकों ने 2 दिन तक सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोप है कि उसे जबरन शराब भी पिलाई। बाद में मरा समझकर आरोपी उसे बनवसा के जंगल में फेंक गए। 6 मार्च के इस मामले में पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर कोई कार्रवाई नहीं की। थक हार कर परिजनों ने कोर्ट की शरण ली। अब न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ पोक्सो और दुष्कर्म की धाराओं में केस दर्ज किया है। इस पर कांग्रेस विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने कहा कि यह घटना बेहद दुखद है और कहा कि पीड़िता को न्याय के लिए न्यायालय के समक्ष जाना पड़ा। पुलिस प्रशासन को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उसका गैंग रेप किया गया। तो जब हम विक्की सामंत की शादी में जा रहे थे तो आगे से अचानक वो गायब हो गई। तो मैंने 3 दिन तक ढूंढा, मैंने काफ़ी मदद मांगी, मैं थाने भी गई कि मेरी बेटी गायब हो गई है। तो उन्होंने बोला कि आ जाएगी। तो तीसरे दिन मेरी बेटी आई तो उसने बताया कि यतीन दोषी मुझे ज़बरदस्ती लेके गया यहाँ से और वहाँ जाके उसने अपने दोस्तों को बुलाया, मनीष राणा, पेंद्र और आकाश। इन चारों ने मिलकर उसका बलात्कार किया और उसको दारू भी पिलाई और उसको नशा करवाया 3 दिन तक लगातार। और मैंने काफ़ी 1.5 महीने से मैं इधर उधर गई, मैं कोर्ट में गई। वहाँ से अब क्या आदेश आया है कि उनको क्या कार्रवाई की जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। प्रशासन से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि उन चारों को गिरफ्तार किया जाए और मुझे न्याय दिया जाए। ये अभी आपके द्वारा ही मुझे पता चला है और जो है कि पुलिस को इन मामलों को गंभीरता से लेना चाहिए। पीड़ित व्यक्ति को कोर्ट जाने तक अगर मजबूर होना पड़ रहा है तो ये जो है कि वाकई दुखद है और हम आगे कहेंगे कि जल्द से जल्द इसमें आगे कार्रवाई की बातचीत करेंगे और जो भी इसमें आगे कार्रवाई है उचित कार्रवाई करवाने के लिए वहीं उत्तराखंड में 1 मई से मौसम बदलने के आसार हैं। खासकर पर्वतीय जिलों में इसका असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के तहत मई के पहले हफ्ते से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने का अनुमान है। मौसम के बदले इस मिजाज का असर 4 धाम यात्रा पर भी पड़ सकता है।
मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि 29 और 30 अप्रैल को प्रदेश भर में मौसम शुष्क बना रहेगा। इससे प्रदेश के मैदानी इलाकों में तापमान बढ़ने के भी आसार हैं, लेकिन 1 मई से प्रदेश भर में मौसम का मिजाज बदलना शुरू हो जाएगा। बीते कुछ दिनों से उत्तराखंड के मौसम में कुछ बदलाव देखने को मिले। बीते दिन मैदानी जिलों में तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी, हल्की बारिश देखने को मिली, जिसको लेकर मौसम विभाग के द्वारा आगामी दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि आगामी 30 अप्रैल तक मौसम सामान्य रहने वाला है, जिसमें तापमान अधिकांश जगहों पर सामान्य रहेगा, लेकिन मई के पहले सप्ताह में मौसम में फिर बदलाव देखने को मिलेगा, जिसमें अधिकांश जगहों पर तेज बौछारें, हवाओं के साथ ही कुछ जगहों पर बारिश जैसी स्थितियां भी देखने को मिल सकती हैं, जिसके चलते तापमान सामान्य व उससे नीचे बना रह सकता है। जहां तक तापमान की बात है तो वो इस समय करीब करीब सामान्य पे है ज्यादातर जगहों में, एक आध स्टेशन वगैरह छोड़ दे। और तापमान जो आगे भी अगर मैं करूं 1 वीक तक की बात जो है तो ये सामान्य है, उससे भी नीचे जाएंगे। तो तापमान की अगर मैं बात करूं तो ये अभी जो है बिल्कुल सामान्य या उससे ही नीचे रहने वाले 1 वीक के लिए अगर मैं बात करता हूं। बाकी जहां तक वेदर एक्टिविटी की बात है तो 1 तारीख से लग रहा है कि जो है रेन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो है वो प्रदेश में देखने को मिलेगी और वो आगे 5-6 दिन तक भी दिख रही है। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।